अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। सिंध एक नया बैटल ग्राउंड बन गया है सियासी तौर पर। वहाँ पर आपको बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। बिलखुसूस सिंध का शहर कराची, जहाँ पर आपको धरने भी नज़र आ रहे हैं, एहतजाज भी नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो या MQM हो, वाइट पेपर हो, सोशल मामलात के ऊपर एहतजाज हो या दूसरे के बंदे तोड़ने का मामला हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त फोकस में है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि सिंध यकदम इतना बड़ा बैटल ग्राउंड क्यों बन गया है। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड यूनुस खान से बात करेंगे। उन्होंने आज अपनी बाकायदा रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ वो खेलेंगे। हमसे उन्होंने खुसूसी गुफ्तशनीद की और बताया कि उनके आने वाले दिनों में प्लान्स क्या हैं। इसी प्रोग्राम में हम रेहाम खान को भी शामिल करेंगे, जिन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट में कहा कि सियासी जमातों के अंदर ख़वातीन को या तो बदनवानी का हिस्सा बनना पड़ता है या और किस्म के मामला तय करके अपनी जगह बनानी पड़ती है। ऐसी बात उन्होंने क्यों की? क्या सियासी जमातों के अंदर, बिलखुसूस मेन स्ट्रीम जमातों के अंदर ऐसे ही मामलात हैं या नहीं? और नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर, एग्जैक्ट के सीनियर ओहदेदार का न्यूयॉर्क में एतराफ़ जुर्म। अमेरिका की महकमा इंसाफ की जो वेबसाइट है उसके ऊपर तफसीलात रिलीज़ हुई हैं। 30 साल उमर जुनैद हामिद ने धोखे से लाखों डॉलर अमरीकियों से डिग्रियों के नाम पर कमाए और उमैर हामिद को याद दहानी के लिए 19 दिसंबर 2016 को गिरफ्तार किया गया। ये तफसीलात है, इसके ऊपर एडिटोरियल कमेंट होगा। पहली तरफ मामले की तरफ आते हैं। अली महमूद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, सुलेमान मुजाहिद बलोच साहब रुकन कौमी असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, सेनेटर आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी जमात इस्लामी सिंध। जमात इस्लामी ने 22 अप्रैल को गवर्नर सिंध के घर के सामने एहतजाज का भी धरने का ऐलान किया और कहा कि यादगार धरना होगा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। धामरा साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूँ, ये फरमाइएगा आपको क्या लगता है? कहते हैं कि पंजाब के अंदर सियासी तौर पर लड़ाई ज़्यादा होती है, ये तो सिंध के अंदर चली गई और कराची के अंदर बिलखुसूस क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तलत भाई, वैसे भी सिंध सूबा जो है वो फोकस रहा है। आप जब माजी में भी थोड़ा देखें तो तमाम इदारों की मेहरबानियाँ जो हैं वो सिंध पे रही है, और हम मीडिया में भी फोकस रहे हैं, अदलिया के हवाले से भी फोकस सिंध पे रहा है। और अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से जो गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं सिंध के हवाले से, तो पहली बात तो सिंध में एक जमहूरी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, किसी की एक्टिविटी पे कोई पाबंदी नहीं है। जैसा कि देखा गया है कि पंजाब के अंदर हमारे कारकुनों को जो शहीद किया जा रहा है और नोगो एरिया बना दिया गया है सियासी मुखालफिन के हवाले से, तो सिंध में गालबन ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है और सिंध में एक आज़ादी है सियासत करने के हवाले से, इसलिए ज़्यादातर फोकस सियासी पार्टियों का शायद। क्या ये भी मुमकिनात में से है धामरा साहब के आपको आपके जो मुखालिफिन हैं ज़्यादा वल्नरेबल समझते हैं? वो कहते हैं कि इनको जो मुक्का धक्का लगेगा उसका असर ज़्यादा होगा। देखें, मेरे ख्याल में जहाँ तक एक्टिविटी सिंध के मुखालफिन की बढ़ती जा रही है, तो जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी होती है खौफ भी वहीं से आता है। शायद इसलिए कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अभी स्पीच की गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो के अंदर, और ख़ुद उनकी जो सिटिंग थी लाहौर के अंदर और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की, उससे ये सियासी पार्टियों ने अंदाज़ा लगाया हो कि पीपल्स पार्टी का घेरा तंग किया जाए और सिंध में जाके घेरा तंग किया जाए। इश्यूज़ पर पॉलिटिक्स बिल्कुल करनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को करनी चाहिए। अभी जमात इस्लामी ने लोड शेडिंग के हवाले से धरना दिया और एक तरफ जो स्टेट मिनिस्टर सिंध में आके गालियां देके गए हैं सिंध हुकूमत को, मगर दूसरी तरफ उनके जो फुल फ्लेज मिनिस्टर हैं उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं है और लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, और स्टेट मिनिस्टर सिंध में आके सिंध को कानूनी समझ के और सिंध हुकूमत को धमकियाँ देते हैं। तो ये तो सवाल हमारे बनते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ऑफ पावर से, तो वो अपनी नाकामी पर शर्मिंदगी के बजाय वो आके यहाँ पर हमें सियासी राग सुना के जाते हैं। तो मैंने कहा कि या तो स्पीच जो जरदारी साहब ने भी की थी, या तो वो सबब है कि इंशाल्लाह आइंदा जो है हम पंजाब में फ़ाल किरदार अदा करेंगे, और ओवरऑल कल वो बलूचिस्तान में भी गए हैं। तो अली साहब से जरा पूछते हैं, जाओ और पीपल्स पार्टी के इनकी जमात की तरफ से भी तो ये सबको हक है, ओवरचर्स हैं, नए वर्कर्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं, नए पुराने वर्कर्स। जतोई साहब आ गए, जतोई साहब तो पुराने खिलाड़ी हैं वहाँ पे। आपको वाकई लगता है सिंध में स्पेस ज़्यादा मौजूद है पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिंध में बिल्कुल स्पेस है, कराची में भी बिल्कुल स्पेस है। सिंध में जो लोग करप्शन से, वडेरा शाही से तंग हैं, वो तहरीक की तरफ इंशाल्लाह आएंगे। कराची में जो लोग ये समझते हैं कि और जुल्म नहीं होना चाहिए और खून नहीं बहना चाहिए, बस बहुत हो गया। कराची की धरती, वो तो बंद हो चुका है ना? कराची की धरती, कराची में तो बंद हो चुका है। कराची की धरती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कराची की धरती और बर्दाश्त नहीं कर आप कोई साल एक पीछे हैं वैसे इस मामले में? कराची में तो बहुत तब्दीली आ चुकी है। तलत साहब, मैं ये समझता हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। देखें, एहतसाब एक दिन होगा। उस ज़माने में, मैं MQM पाकिस्तान की बात तलत साहब नहीं कर रहा, मैं अल्ताफ़ हुसैन की MQM की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में जब आपके चैनल्स पे कोई मुंह से उफ नहीं निकाल सकता था उस आदमी के खिलाफ, उस ज़माने में जब इमरान खान ने अलम बगावत बुलंद किया अल्ताफ़ के खिलाफ, 8 साढ़े 8 लाख वोट कराची ने दिया। उस जुल्म के ज़माने में जब गन कल्चर था, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल स्पेस भी है आपकी बात का जवाब। और दूसरा, मैं ये भी समझता हूँ कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, देखें ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि कोई लॉन्ड्री सर्विस वहाँ पे खुली हुई है और लाइन के इस पार आप कातलों की जमात में हैं और उस पार आप ठीक हैं, ये गलत है। देखें, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, वो फरमाते हैं कि कुफ्र का निज़ाम चल जाता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। तो सिंध में जुल्म का निज़ाम चल रहा है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आएंगे। कराची में वली खान बाबर की शहादत का एहतसाब एक ना एक दिन होगा इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ तो माजी के हकीम शहीद का होगा इंशाल्लाह, मुफ्ती शाह मिज़ई साहब का होगा, तो लियाकत जतोई साहब ये 12 मई का होगा इंशाल्लाह। लियाकत जतोई साहब एहतसाब करेंगे और इमरान खान और अल्लाह करेगा। और बल्दिया टाउन, इन सब लोगों से देखिए, दामला साहब वर्कर आदमी है, मैं दामला साहब की बेइंतहा इज्जत करता हूँ, सलमान बलोच की भी वर्कर लोग हैं, मैं इनको कोई दोष नहीं देता, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहता हूँ कि यार ये सियासत तलत साहब आनी जानी है। आज मैं सियासत में हूँ, कल मैं शायद ना हूँ, कल मैं शायद पता नहीं सोशल वर्क कर रहा हूँ, कल पता नहीं मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं। अल्लाह एक दिन पूछेगा कि यार तुम लोगों की हुकूमतें थी यार, ये जो बल्दिया टाउन में 270 मजदूर मारे गए, कौन इसका जिम्मेवार है? अगर रेंजर ना जाता तो क्या पीपल्स पार्टी और MQM की कोई रिस्पांसिबिलिटी? सलमान मुजाहिद बलोच साहब, व्हाइट पेपर अपनी जगह पर, लेकिन पाक सर्वजनीन पार्टी ने भी बड़ा इंग्रेस किया है। क्यों खामोश है MQM? जरा इसके ऊपर आते हैं। पार्टी के खिलाफ है तो नून के खिलाफ। मुजाहिद बलोच साहब को जवाब देने दीजिए, आपको लगता है कि इस वक्त सिंध में वाकईतन स्पेस अवेलेबल है? कोई बहुत बड़ी सियासी जमात कोई मैनूवर कर सकती है, चाहे वो आपकी हो, पाक सरजमीन पार्टी हो, PTI हो या जमात इस्लामी हो? जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया तलत साहब, मेरे दोस्तों को और व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें तलत साहब, बिल्कुल सिंध में इतना खुला पैदा हो चुका है। मैं ख़ास करके अंदरून सिंध की बात करूं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो बद इंतज़ामी, करप्शन, बैड गवर्नेंस, अकरवा परवरी, धौंस धांधली, सबसे बढ़ के करप्शन का जो मामला है, बद इंतज़ामी का जो मामला है, उससे आवाम बड़ी मायूस हो चुकी है। मतलब मैं शहर कराची की मिसाल दूँ आपको कि यहाँ पर बद इंतज़ामी की वो मिसालें कायम की जा रही हैं कि हर चीज़ में जो है सूबाई हुकूमत अपनी टांग अड़ा रही है और हर इख्तियार। मैं आपको चैलेंज करता हूँ पीपल्स पार्टी के लोगों का कि लोकल गवर्नमेंट SLGO 2013 का कानून उठा लें, उसमें कौन सा इख्तियार है जो मेयर के पास पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने रहने दिया है? नहीं रहने दिया। आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है खुलापुर करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे 2013 में PTI को 8.5 लाख वोट मिला था, लेकिन वो MQM के खिलाफ लोगों का गुस्सा था और जिसमें जो है PTI पेनिट्रेट नहीं कर सकी। आज PTI के पास शहर कराची में, सिंध में जो है इनका तंजीमी स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। तो अली भाई जो है कौन सी खुलापुर करने की बात कर रहे हैं? लियाकत जतोई साहब बुजुर्ग आदमी है, लेकिन उनका PTI में जाना, वो जहांगीर तरीन साहब और लियाकत जतोई साहब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज़ की काबीना में, एक ही काबीना में वजीर थे, तो लियाकत जतोई साहब जो है उनकी दोस्ती में गए वहाँ पर, किसी उसमें नहीं गए। और ये तो मैं कहूँ कि वो चले हुए कारतूस हैं, शायद अब वो अपने ज़िला भी या कौंसिलर भी ना जीत पाएँ। जहाँ तक खुला की बात है तो MQM अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई सिंध में, शहर कराची में और शहरी इलाकों में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है अपने तंजीमी स्ट्रक्चर के साथ। आपके 10 सूबाई असेंबली के रुकन और एक नेशनल असेंबली का रुकन जो है वो तो PSP में चला गया, आपके यहाँ पे तो अपना खला डेवलप हो रहा है। नहीं सर, देखें मैं आपको बताऊं कि 2 सूबाई असेंबली के अराकीन हमारे
जो है पीएसपी में गए। आज ही आमिर खान भाई ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि वो दोनों अराकीन सूबाई असम्बली अब्दुल्ला शेख भाई और इर्तज़ा फारूकी भाई आमिर खान भाई से राब्ते में थे 1 हफ्ते तक फ़ोन पे, लेकिन जैसे ही जो है वो वहाँ पीएसपी में गए और ये जब तक वो एमक्यूएम पाकिस्तान से राब्ते में थे उन्हें जो है गिरफ्तारी का भी खौफ था, उन्हें पकड़े जाने का भी खौफ था। लेकिन जैसे ही वो पीएसपी में शामिल हुए वो ड्राई क्लीन हो गए, सारे उनके मुकदमात ख़त्म हो गए, सारे वो वांटेड ख़त्म हो गए, सारे केसेस उनके ऊपर धुल गए। तो ये जो निज़ाम चल रहा है शहर कराची में, सूबाई सिंध में, इसके हम मुखालिफ हैं और इसकी मुखालफत करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप एमक्यूएम पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे तो क्या जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक, पीएसपी, पीटीआई या पीपल्स पार्टी, आप ले लें मिसाल के तौर पे, क्या 2018 के इलेक्शन में इन केस अगर एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन का बाइकआउट कर जाती है तो क्या ये शहरी इलाकों का इलेक्शन का खुलापुर कर सकते हैं? नेवर एवर, कभी नहीं कर सकते। जरा पूछ लेते हैं डॉक्टर मिराज साहब से, पूछ लेते हैं एक ऐसी हकीकत है, सलमान साहब, अटल हकीकत है। सलमान साहब, डॉक्टर मिराज साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब पहले एक तो आप मुझे ये बताइए, ये गवर्नर हाउस के सामने आप धरना क्यों दे रहे हैं, उसका क्या लेना देना है बिजली के मामले से? या आपके ख्याल में चूंकि वफाक का नुमाइंदा है लिहाजा धरना जो 22 अप्रैल को अनाउंस हुआ है वो वहीं पर होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, जियो टेलीविज़न का, लेकिन ये बात कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हुई और गुज़िश्ता 10 सालों से जिस तरह कराची के शहरियों के ऊपर जुल्म तोड़ रहा है और अभी तक यही फैसला नहीं हो पाया है कि इस मामले को ठीक करने के लिए विफाक आगे आएगा या सूबाई हुकूमत आगे आएगी। और इलेक्ट्रिक है जो हर कानून से बालातर होकर अपनी कारगुजारी दिखा रही है, अवाम का खून चूस रही है। इलेक्ट्रिक करप्शन का धर्मशाला है, सारे मुअस्सर लोगों को कोई ना कोई हिस्सा देकर खामोश कर दिया जाता है। यहाँ तक कि विफाकी वजीर पेट्रोलियम मिस्टर यूनुस ने ये बात कही कि इलेक्ट्रिक कराची के अवाम से 62 अरब रुपए ज्यादा वसूल कर चुकी है। डॉक्टर साहब, गुजारिश सुन लें, तो धरने से के इलेक्ट्रिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा? धरना तो आपने हुकूमतों के खिलाफ दिया हुआ है ना, सड़कें तो आपने वहां पर बंद की, अगर जो पुरअमन है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन धरने से के इलेक्ट्रिक के मामला किस तरह दुरुस्त होंगे? देखिए, मैं ये बात कहूं कि यूं तो हम कोर्ट में भी गए हुए हैं, लेकिन अवाम के साथ इतनी बड़ी मुश्किल आ जाए तो जो कवानीन है उन पर अमल दरामद करने वाली विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत कहाँ चली गई है? इसीलिए कल हमने भैंसों को बुलाकर जरा बीन बजा के भी दिखाया है कि कराची के अवाम मुश्किल में है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। और ये कवानीन जो जिनका इलेक्ट्रिक मजाक उड़ा रही है, इसका भी जवाब दे देंगे। ये फरमाइएगा कि ये इलेक्शन से तकरीबन 1 साल पहले ही आपको अवाम का दर्द क्यों जागा है आपके दिल में? अच्छी बात है आप कर रहे हैं, लेकिन तो काफी देर से अवाम मुश्किल में थे। तलत साहब, हम तो हमेशा से ये बात उठाते भी रहे हैं। जब KESC को प्राइवेटाइज किया जा रहा था, जमाते इस्लामी ने तमाम सियासी जमातों को मिलाकर अजीमुशान तहरीक चलाई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आजिज धामरा भाई बैठे हुए हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूं, ये भी हमारे साथ उस तहरीक में शरीक थे। हमारे मसाइल को उठाने और अवाम के दर्द को हल करने, ये कंटिन्यूएशन है, कंसिस्टेंसी है, इसके अंदर कोई गैप नहीं आया है। और हम तो चाहते हैं कि ये मसला अवाम का हुकूमतें हल करवाएं। जब हुकूमतें नहीं हल करवा रही तभी हमें गवर्नर हाउस भी जाना पड़ेगा और तभी हमें सड़कों पे आना पड़ा है। धामरा साहब, तो धामरा साहब से पूछ लेते हैं, जमहूरी लोग हैं। ठीक है धामरा साहब, आपने सही कहा कि जमहूरी कल्चर है, उसके अंदर प्रोटेस्ट की गुंजाइश है, एहतजाज भी हो रहे हैं, लेकिन हदफ जो है वो तमाम तर गवर्नेंस के मामलात हैं। इस वक्त अगर आप 2016 की सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर की रिपोर्ट देखें, हम अमूमन रिपोर्ट्स के ऊपर इतना रिलाय नहीं करते, लेकिन एक इंडिकेटर है उसके अंदर सिंध जो है उसका स्कोर काफ़ी कम है। पानी का मामला हो, कचरे का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हो, अगर आप रेंजर्स की सपोर्ट निकाल दें तो आप बुनियादी तौर पर आपकी हुकूमत कोई बहुत बड़ी कारकर्दगी का दावा कर नहीं पा रही, लिहाजा तमाम जमातें समझती हैं कि उनके लिए वहां पर गुंजाइश है। जी देखिए तलत भाई, पहली बात यह है कि गवर्नर के हवाले से मैंने कहा कि सिंध पे तो तबसरे होते रहे हैं
और जो जमातें और मैं जमात इस्लामी जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से एहतजाज करती है, बिल्कुल के इलेक्ट्रिक ने और हेस्को और सेप्को ने भी पूरे सूबे के अंदर जो है ना जुल्म बर्पा कर दिया है। यहाँ पर ओवर बिलिंग होती है। एक गांव में 4 घर मौजूद हैं और वहां पर जो वाटर सप्लाई की स्कीम है वहां पर 30-30 लाख रुपए के बिल आते हैं और हमें कहते हैं कि सिंध चोर है। और दूसरी तरफ मैं मुत्तहिदा की बात करूं कि वो गवर्नर्स पे सवाल उठाते हैं और बड़े मासूमाना अंदाज में टीवी पे आके कहते हैं कि मेयर के पास कौन से इख्तियार हैं। अरे भाई, ये कानून जो है वो सूबाई असेंबली ने पास किया था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सूबाई असेंबली का हिस्सा थी। और जब ये कानून पास हो रहे थे, फिर इलेक्शन हुई, इस इलेक्शन का आप हिस्सा रहे हैं। मगर मेरे ख्याल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इशू ये है, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक ही बच्चे के 2 नाम हैं, इसलिए आपको तकलीफ ये हो रही है कि आपने सूबाई हुकूमत जो है वहां पर क्यों डेवलपमेंट के काम कर रही है। 20 अरब रुपए के प्रोजेक्ट हमारे सूबाई हुकूमत के काम कर रहे हैं। 50 करोड़ मंथली हम KMC को देते हैं मदद के लिए, मगर वो जाते हैं उस सैलरी के तौर पर जो मुलाजमीन ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, जो इनके कारकुन थे, जो फेक मुलाजमीन थे, वो पैसे 50 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत ऐड दे रही है, उसका भी जिक्र किया जाए अपने पेपर में। और वो मुलाजमीन जब नहीं थे, आप अपने वजूद की जंग लड़ रहे थे, तो कराची कचरे का ढेर हो गया। अब सूबाई हुकूमत ओन कर रही है, वहां ले रही है। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटियां बनाई हैं कराची में। जरा मुत्तहिदा के दोस्त बताएं उन्होंने कौन से इदारे बनाए अपने दौर में जब मैंडेट की दावा ये करते हैं। लॉ कॉलेज पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा लॉ यूनिवर्सिटी वो लियारी में बनी है। मेडिकल कॉलेज बना है। गडाप में जो कैडेट कॉलेज है हमारा, बड़ा क्रेडिबल कैडेट कॉलेज हमारा बन रहा है। ट्रामा सेंटर सिविल हॉस्पिटल में काम कर रहा है। उसके बाद अंडर बाईपासेस बन रहे हैं हमारे, और शारा फैसल भुट्टो साहब ने बनाई थी, अब जाके हम रेनोवेट कर रहे हैं। तारिक रोड को कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड में कर रहे हैं, बहुत सारी स्कीमें गिनवा सकता हूं। असल में तकलीफ यह है कि ये जब गली बनाते थे मशीन पे मुत्तहिदा का झंडा लगा देते थे, अब ये बात नहीं हो रही है, तो तकलीफ का जो मेन सबब है वो ये वजह है। सलमान मुजाहिद साहब जरा इसके ऊपर आएगा। वो कह रहे थे कि तकलीफ का या एहतजाज का, तकलीफ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, बुनियादी वजह ये है। जी बिल्कुल तलत भाई, ना ही तकलीफ है ना ही हमें परेशानी है। हम अवामी इश्यूज़ पे मामलात को उठा रहे हैं, अवामी इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि पहली दफ़ा मरदमशुमारी की पिटीशन हम हाई कोर्ट सिंध में लेकर गए और उसके ऊपर जो है वो हियरिंग होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा हम आर्टिकल 140A के तहत जो बल्दियाती नुमाइंदों को आईन पाकिस्तान इख्तियारात देता है, उसके ऊपर भी हम पिटीशन फ़ाइल करने जा रहे हैं। हमने जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यहाँ पे सूबा सिंध का, उसके ऊपर भी हम जो है वो पिटीशन फ़ाइल करने जा रहे हैं। ऐसे तमाम इशूज़ जिसके ऊपर बैड गवर्नेंस की मिसालें जो है कायम की जा चुकी हैं, पूरे मुल्क पाकिस्तान में तारीख में मिसालें नहीं मिलती, हम उस इशू को उठाने जा रहे। तकलीफ़ हमें नहीं है, तकलीफ़ पीपल्स पार्टी को हो रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब हमें डे टू डे जो है टेंशन देने जा रही है, टेंशन दे रही है, हमें आईना दिखा रही है। अगर हम उन्हें आईना दिखा रहे हैं, हम तनकीद कर रहे हैं, आप उसे पॉजिटिव लीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए। अब आप मुझे बताएं ना कि कौन से आइन के तहत, कौन से कानून के तहत ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा के, जो काम KMC का और DMC का है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा के अरबों रुपए के टेंडर कर रहे हैं बगैर पेपरा और सेपरा के, और कमीशन लिया जा रहा है। सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती। ये कराची का पानी आज कहाँ गया, कराची की बिजली आज कहाँ गई, कराची का कचरा क्यों नहीं उठ रहा। इन्होंने जो है सिंध का जो लाड़काना का एक देहात था, उससे भी बदतर हाल कराची का कर दिया। लाड़काना में फाइल रुपए 90 अरब रुपए लगा दिए गए। मैं नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट कह रहा है। बाकी जो मैं चैलेंज करता हूं, अगर 90 अरब रुपए आपकी बात सच्ची हुई, तलत भाई मैं रिजाइन कर दूंगा, वरना सलमान भाई से पूछें, वो रिजाइन करें। झूठी बात, झूठी फिगर कोट कर रहे हैं 90 अरब रुपए की। धामरा साहब, आप कह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम में रिजाइन दूंगा, कल प्रोग्राम रखें अगर 90 अरब रुपए साबित कर गए लाड़काना के हवाले से। तलत भाई मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं कर सकता। तलत भाई प्लीज। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने 90 बिलियन का जो फिगर कोट किया वो दुरुस्त नहीं है। हौसला रखें, हौसला रखें, हौसला। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है अपनी 1-1.5 माह पहले की फुटेज उठा लें, जब सिंध के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने ये पूछा एडवोकेट जनरल सिंध से, ये बताइए कि लाड़काना में 90 अरब रुपए गए, 90 अरब रुपए पिछले 7 सालों में गए, कहां लगे? कोई जवाब नहीं था। इन्होंने बात की KMC को हम 50 करोड़ रुपए देते हैं। 90 अरब रुपए साबित कर दे, मैं रिजाइन कर दूंगा, कल आके जियो पे रिजाइन करूंगा। तनख्वाहों की मत में दिया जाता है, ठीक, वो KMC का हक है। लेकिन आप ये बताएं जो पिछले 9 सालों में 30 अरब रुपए जो KMC बहुत बड़ी शिकायतों की लिस्ट है, हर किसी के पास अलग है, हर किसी के पास वो अलग है, वो फंडिंग अलग है, इसे मिक्स ना करें। ठीक है धामरा साहब, सलमान साहब, गिव मी अ मिनट, क्योंकि मिनट इज ऑल आई हैव। अली साहब, रियली आपको सिंध में कौन रिप्रेजेंट करता है? लियाकत जतोई साहब? मतलब हर सूबे के अंदर पार्टी का एक नुमाइंदा होता है ना, बड़े नुमाइंदगान होते हैं। पंजाब में बड़े बड़े जगादरी सियासतदान,
KPK के अंदर। चलें, बलूचिस्तान में आपने रिंद साहब को रख लिया, पर रियली सिंध में आपको कौन रिप्रेजेंट करता है? इमरान खान साहब को अगर आप मिनहा कर दें बीच में से। देखें, इमरान खान साहब को तो मिनहा नहीं कर सकते, मतलब ये कि सूबाई कॉन्टेक्स्ट से सूबाई साहब को आप मिनहा नहीं कर सकते। देखें, तहरीक इंसाफ उन जमातों में से हैं, तलत हुसैन साहब, जो जिस पे नजरिए पे वोट पड़ता है। अली मोहम्मद अगर आपके सामने बैठा है, उस वक्त लोगों ने अली मोहम्मद को वोट नहीं दिया था, तहरीक इंसाफ को वोट दिया था तब्दीली के नाम पे। और अब भी 2-3 बातें हैं। देखें, विल देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। अब मैं नहीं कहता साइटेशंस हैं, आप सिंध के अंदर वापस आइए। मेरा सवाल सादा सा है, सिंध में आपका नुमाइंदा चेहरा कौन सा है? मैं बताता हूं। नुमाइंदा चेहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान है, और वो तब्दीली है जो पख्तूनख्वा में लेके आए। मैं प्लीज मुझे 1 मिनट दे दीजिए। 40 साल में आपने क्या दिया? लाहौर में मॉडल टाउन दिया, 15 पाकिस्तानियों को मार दिया, जिसने 40 साल हुकूमत की है पाकिस्तान में और पंजाब में। और जिसने सिंध में की है, उसने ये सिंध दिया है कि जब 7 शरीफ में लोग शहीद हुए तो आपके अस्पताल में 10 सर्जन नहीं थे। कम से कम 3 साल में पुलिस को डीपोलिटिसाइज तो कर दिया, एजुकेशन पे फंड्स तो लगा दिए, आपको वहां पे इदारे बना के दिखा तो रहे हैं। आप एग्री ना करें, आप मुतमईन भी शायद ना हो, लेकिन एक रास्ता तो चल निकला। जिस तरह मैंने कहा ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, बट व्हेन विल दीस पीपल टेक देयर सिंगल स्टेप्स? देखें, आज भी कराची में लोकल बॉडीज को पावर नहीं दिया जा रहा। जिस भी जमात का है, देना पावर, क्यों नहीं आप अवाम को बाइख्तियार करते? और एक और चीज, अगर वो कराची जो आपको 70% या 65 या 60% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं तलत साहब, वहां पे कचरा नहीं पाकिस्तान उठा सकता। किसके पास जाएंगे? अनफिनिश्ड डिबेट। इमरान खान आपके पास वाइड ऑप्शन है। अनफिनिश्ड डिबेट। 1 मिनट, ड्राई क्लीन से साफ की गई पार्टियां नहीं, जेन्युइन लोग चाहिए, जेन्युइन नजरिया चाहिए, ड्राई क्लीन से साफ किए हुए कैंडिडेट्स भी नहीं। ये नहीं हो सकता कि कल को कोई और तरफ आपकी तरफ आ जाए तो पार्टियां अगर एक लेकिन बुनियादी बात राय रास्त पे आ गया है, उसको मौका दे। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राह रास्त का दरवाजा है क्या जिसमें गुजरना पड़ता है? मैं उन लोगों की सोच के भी खिलाफ हूं जो एमक्यूएम पाकिस्तान को मेन फ्रेम में नहीं आने देना चाहते। अली साहब, सलमान साहब, आदमी पीपल्स पार्टी छोड़ के तहरीक के नजरिए पे आ रहा है, लेट हिम वर्क। डॉक्टर बहराज साहब, आप चारों का बहुत शुक्रिया। बहरहाल, पंजाब के बारे में कहा जाता था कि बैटल ग्राउंड है, सिंध के ऊपर नजर रखिएगा, बहुत अहम डेवलपमेंट्स वहां पर हो सकती हैं। अगला सेगमेंट तैयार है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की जमहूरी रवायत के अंदर ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार रहा है, चाहे वह पार्लिमान के अंदर हो, और कुछ हम स्लाइड्स इस वक्त आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर ख़वातीन की नुमाइंदगी क्या है, चाहे वो मामला हो या ख़वातीन की सियासी जमातों के अंदर शिरकत। पिछले दिनों समाजी कारकुन सहाफ़ी रेहाम खान साहबा ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को ऐसा एक माहौल बनाना चाहिए या जिसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स जो हैं वो ना हो, एक सेल बनाना चाहिए। ये भी लिखा कि सेक्सुअल कोर्शन और फेवर्स आर यूज ब्लेटेंटली, इस किस्म के मामलात सामने आ रहे हैं। रेहाम खान को हमने अभी लाइन पे लिया है, उनसे हम बात करते हैं कि उनकी इन ट्वीट्स का सयाको सबक क्या है। रेहाम साहबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि हमारा तो ख्याल था कि सियासी जमातें एक बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी हैं, लेकिन आप जिन मामलात का जिक्र कर रही हैं अपने ट्वीट्स के अंदर, वो तो लगता है कि बहुत ही घिनौने किस्म के इशूज़ हैं जो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। वजह क्या बनी ट्वीट्स करने की? जी तलत साहब, बेसिकली वजह ये बनी कि मैं एक प्रेस ब्रीफर दे रही थी, प्रेस टॉक, और उसमें मुझसे सवाल पूछा गया जो कि अक्सर पूछा जाता है। सियासी जमातों के बारे में पूछा गया, ये पूछा गया कि आप क्यों नहीं सियासत में हिस्सा ले रही, ये पूछा गया कि किस किस्म की जमहूरियत है पाकिस्तान में। तो उसके जवाब में मैंने एक लाइव प्रेस टॉक में ये कहा कि 3 जो बड़ी हमारी सियासी जमातें हैं, ज़ाहिर है क्योंकि तीनों के पास सूबा जात हैं, केपी में, पंजाब में और सिंध में जो मेजर सियासी जमातें हैं, उनको नाम लेके मैंने कहा कि पीटीआई, पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जमहूरी रिवायतें नहीं हैं, जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप दिखाई देती है, लीडर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर पाते लोग, और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं
वो जो दरवाजे खटखटाते हैं नौजवान, उनको कभी आप स्टेज पे नहीं देखते। जो आप जलसों में खवातीन देखते हैं, उनको कभी आप स्टेज पे नहीं देखते। कहने का मकसद ये था कि जो मेरिटोक्रेसी की बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात की जाती है, तो पहले अपनी सियासी पार्टी से, सियासी जमातों से उसका आगाज़ होना चाहिए, जो कि नहीं दिखाई देता। और इसकी बुनियाद ये बनी कि बार बार मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रही हूँ कि खवातीन और यूथ सामने आए, उभरे, लीडर्स बने। वो खवातीन और वो नौजवान जो किसी फ्यूडल की औलाद नहीं है, या किसी बहुत मालदार शख्स की औलाद नहीं है, या किसी से रिलेटेड नहीं है, या कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जो कोर रिप्रेजेंटेशन है हमारी, ट्रू रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पर्टिकुलरली खवातीन की। इसलिए क्योंकि खवातीन, अब आप सेंसस में देखेंगे, मेजॉरिटी में है। और मैं हालिया जो हमारी नुमाइंदगी है 2013 का अगर आप इलेक्शन देखें तो उसमें 6 डायरेक्टली इलेक्टेड खवातीन आई नेशनल असेंबली में। ये इश्यूज और आपके उसके बाद मुझे लगा खास तौर पे केपी, बिल्कुल क्योंकि जाहिर है केपी को मैं जानती ये हूं, आपके इश्यूज आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किए। तो मैं चाहती हूँ कि बेहतर नुमाइंदगी हो। और मेरे मुशाहिदे में ये आया कि मेरिट को साइड पे रखा जाता है। लेकिन जो आपने और वो खवातीन, जी बिल्कुल, अगर मैं कंप्लीट कर पाऊं, एक ट्वीट जो था, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि माहौल नहीं है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है, मेरिट नजर नहीं आता। लेकिन आपने सियासी जमातों को यह भी मशवरा दिया कि आज़ादाना सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट सेल होने चाहिए, और आपने लिखा कि सेक्सुअल कोर्शन एंड फेवर्स आर यूज ब्लेटेंटली, यानी इक्का दुक्का वाकयात की बात नहीं कर रहे, आप ब्लेटेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं। इससे मुराद क्या है? तो क्या होता है जिसके जरिए खवातीन को मजबूर किया जाता है? देखें, बिल्कुल आई स्टैंड बाय दिस, बिकॉज मैं विमेन एम्पावरमेंट की और विमेन राइट्स की बात करती हूँ, और मैंने बहुत बार अपना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, कोई पीएचडी ग्रेजुएट है, या कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, या उनके बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, उनको बाईपास किया जाता है। और मेरे पास अब इनबॉक्स मेरा भरा हुआ है, मीडिया में भी कंप्लेंट्स आती हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ से भी बच्चियाँ मुझे राय के लिए, एडवाइस के लिए, इमोशनल काउंसलिंग के लिए मुझे ईमेल्स भेजती हैं। एक ईमेल मुझे इस बयान के बाद आई, और उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे पास, मुझे प्लीज़ काउंसलिंग दें, क्योंकि ये जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल सही है, मुझे बार बार बाईपास किया गया है, और मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं जानती हूँ, उनको पर्सनली जानती हूँ, और मेरे मुशाहिदे में था कि उन्होंने बहुत एक्टिव काम किया, घर घर जाके काम किया। लेकिन चूंकि वो शादीशुदा हैं, उनके कुछ और भी रिजर्वेशंस हैं कि वो खुल के ये बात नहीं कर सकती, क्योंकि देखें हमारे माशरे में अगर कोई खातून ये बात करेगी तो उसको ससुराल में भी मसाइल होंगे। ऐसी बहुत सी खवातीन हैं, खुसूसन केपी केस है, जिनको मैं कहती हूँ कि आप सामने आए, तो वो ये कहते हैं कि देखिए, एक तो आपके बारे में, रेहाम खान के बारे में इतनी लोग बातें करते हैं, अगर मेरे बारे में कोई बात करने शुरू हो गया इस तरह, तो मेरी तो सास को कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो माहौल है वो साजगार नहीं है, यानी प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने के इशारे दिए जाते हैं, और बहुत अजीब तरीके से नाजेबा जबान इस्तेमाल की जाती है, यानी कि आपको इस तरफ इशारे दिए जाते हैं कि आप अगर ज़रा कॉम्प्रोमाइजिंग हो तो आपको पोजीशंस पर ऑफर की जाएंगी, और ये मेरा रोज़मर्रा का काम है। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि एक सियासी जमात ने इस कमेंट को ऑन क्यों किया, जबकि मैंने तमाम सियासी पार्टीज को ये तजवीज़ भी दी है, और मैं एक्टिव कैंपेनिंग करना चाहती हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट के लिए इंडिपेंडेंट बोर्ड्स होने चाहिए, यानी पार्टी के अंदर से ये बोर्ड ना हो। और हमारी बहुत सी ऐसी खवातीन हैं, स्वाबी से एक हमारी खातून है जो कि बहुत ज़बरदस्त एक सोशल एक्टिविस्ट है, और उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे अप्रोच किया गुज़िश्ता 3-4 सालों में कि ये तमाम सियासी पार्टीज में होना चाहिए, और सर्टनली केपी में होना चाहिए, ताकि रिस्पेक्टेबल जो घरानों की लड़कियां हैं वो सामने आ सकें। पॉइंट अंडरस्टूड। रेहाम खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। नाजरीन, इसके बाद हम यूनुस खान साहब से बात करेंगे, लेकिन जो रेहाम खान साहब ने बातें की, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि जो हकायक वो सामने लेके आई हैं वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उसके ऊपर भी तहकीक होनी चाहिए। यूनुस खान से बात करेंगे कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, मुस्तकबिल का प्लान क्या है। आइए नाज़रीन, चलते हैं अब यूनुस खान की रिटायरमेंट की तरफ। पाकिस्तान की क्रिकेट का मर्द बहरान अब ये फैसला कर चुका है कि उसने वेस्ट इंडीज़ के दौरे के बाद मज़ीद क्रिकेट नहीं खेलनी। हमने यूनुस खान से एक खुसूसी बातचीत का एहतमाम किया, उनको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। एक तो बहुत मुश्किल है यूनुस खान साहब
ये फैसला करना किसी भी प्लेयर के लिए कि उसने रिटायर होना है, आपके लिए फैसला कितना मुश्किल था? बिल्कुल प्रेशर इस सेंस में था कि अपने चाहने वाले और अपने फैंस और बहुत सारे अपने जो अपने फैमिली थे उनकी तरफ से काफी प्रेशर था कि ना करें, थोड़ा सा और खेल ले। लेकिन देखिए बात ये सबको मैंने कन्विंस की कि मुझे जाना तो है, ये अच्छा है कि मैं एक अच्छे टाइम पे चला जाऊं और अपना मेरा हेड जो है वो हाई रहे और हम सबकी इज्जत रहे। तो फिर वो इसलिए वो मान गए सारे। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात थी नहीं कि आपके ये नहीं कहते थे कि ये अचानक वाला फैसला था या सदनी एकदम ही सदनी कर लिया। बहुत प्लान से किया और काफी अर्से से ये इसकी प्लानिंग हो रही थी। लेकिन हमें तो लगा था जिस तरह मिसबाहुल हक के साथ आपने मिलकर ये तय किया। नहीं, हमारा तो क्योंकि जिस तरह अगर आपने आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो बहुत ऑर्गेनाइज थी और मिसबा भाई ने तो खैर अभी एक आधे दिन पहले की तो एक आधे दिन में इतना कुछ ऑर्गेनाइज होता है, ये ऑर्गेनाइज थी, पूरे प्लान थी। अब वो मिसबा भाई की वो जो आप कहते थे एंट्री हो गई और बस वो, लेकिन हमारी तो बाकायदा पूरे प्लान से था। ये बताइएगा कि आपके बहुत सारे हाई पॉइंट्स है कैरियर के, आपके नजदीक बेहतरीन लम्हे कौन से थे आपके कैरियर के? पहले सबसे पहले तो जब मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ तो वो मेरा मुझे बहुत यादगार है कि मेरा नाम और मेरी वजह से पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन हो। उसके बाद जब मैं इंडिया गया 2004-2005 में, तो वो एक इनिंग ऐसी थी जिससे मेरा नाम और पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा ऊपर तक गया और सब लोगों ने पहचाना कि यूनुस खान एग्जैक्टली क्या है। तो मेरे ख्याल से ये वो एक ये इंडिया की सीरीज आप कह सकते हैं 2004-2005 की, जो कि मेरा नाम एज अ प्लेयर बहुत आगे गया। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे गए, जब मैं कैप्टन का 2009 में और जिस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड T20 का चैंपियन बना इंग्लैंड में, तो वो ये ऐसे लम्हात थे जो कि मेरे कैरियर के हाईलाइट्स में रहे। परेशानी वाले लम्हात या मराहिल कौन से थे? 2007 में जब हम वेस्ट इंडीज में खेलते हुए हम पहले राउंड में बाहर हो गए थे वर्ल्ड कप में, और उसके बाद जब बॉब बुलमन का इंतकाल भी हो गया उस वक्त, तो वो एक डिप्रेशन थी। लोकेशन हम बिल्कुल एक अलग आइलैंड पे रहे और हमें बहुत ज्यादा स्कूटी में रखा गया, जो है ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई हमें वहाँ 2 से 3 दिन रहे। तो एक ऐसा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डार्क डेज में से और बैड डेज में से है मेरे करियर में। हमें क्रिकेट के अंदर 2 किस्म के रोल मॉडल्स आजकल नजर आते हैं, एक बुरे रोल मॉडल्स हैं, एक अच्छे रोल मॉडल्स हैं। आप बेहतरीन रोल मॉडल्स में से हैं, आप और मिसबाहुल हक। उन प्लेयर्स के लिए जो क्रिकेट के अंदर लालच से लड़ाई नहीं कर सकते, आपकी एडवाइस क्या है? किस तरीके से बचा जा सकता है और बेहतरीन खिलाड़ी भी रहा जा सकता है? आपका कैरियर जो है वो इसकी रोशन मिसाल है। यंग प्लेयर्स को क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए बहुत सिंपल सा है, अगर आप अपने मुल्क के लिए खेलते हो और अच्छा करने की कोशिश करते हो और जब आपको आपकी जब नाम ऊंचा होता है, आपकी परफॉर्मेंस होती है, तो मेरे ख्याल से आप इस पे फोकस ना करें कि किस तरह हमने वो कह सकते हैं कि हमने कैसे चीजें अर्न करनी है और पैसा कैसे कमाना है। मेरे ख्याल से अगर आप अपनी इज्जत, मुल्क की इज्जत और परफॉर्मेंस पे फोकस करें तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपको ये चीजें आती हैं। तो मैंने तो हमेशा ये कोशिश की कि मैं अपने आप को बेहतर इंसान कर सकूं, मैं अपने आप को एज अ प्लेयर अच्छा प्लेयर बना सकूं, मेरी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, मेरी कमिटमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ खुद ही जो मेरा फेम है, जो मेरी अर्निंग है, जो मेरा जितना कुछ है वो मेरे पास आएगा। तो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से मेरी जो अगर सजेशन होगी यंगस्टर को, वो अपने जॉब पे फोकस करें, ना कि अब दूसरी चीजों पे फोकस करें। तो मेरे ख्याल से चीजें ऑटोमेटिकली उनकी तरफ आएंगी जब उनकी परफॉर्मेंसेज होगी और उनकी फिटनेस अच्छी होगी, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली उनके पास आएगी। ग्रेट एडवाइस। मुस्तकबिल में क्या करना है? रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है आपका? देखिए अभी तो फिलहाल तो प्लान ये है कि मैं अभी भी ये महसूस करता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैंने 2 अदद कोर्स किए हैं, मैंने एक कोचिंग कोर्स किए हुए हैं। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और पढ़ाई चाहिए कोचिंग की, मुझे और थोड़ा सा लर्न करना है। उसके बाद जिस तरह रिसेंटली मैंने 2 साल पहले UBL क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया है, मुझे बड़ी अच्छी सी पोस्ट दी है। तो हमारे कुछ एम्स हैं, कुछ गोल्स हैं UBL को लेके कि हम बहुत अच्छी किस्म की वहाँ पे हम अपने क्लब हाउस बनाना चाह रहे हैं कराची में। हम अपने चाह रहे हैं कि हम
हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं और वहाँ हमारे पास एक यूबर कम्प्लेक्स की शक्ल में बहुत अच्छी सी एक प्रेमिसेस है, एक जगह है, ग्राउंड है, जिसको हम अपडेट और अपग्रेड करना चाह रहे हैं ताकि आगे चल के हम अपने जो यंग लॉट है उनकी हेल्प कर सके और उसको स्पोर्ट्स को थोड़ा सा और आगे लेके चले। बहुत अच्छी आपने बातें की। मुख्तसर वक्त में आपका बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने 10,000 रन मुकम्मल करके बल्कि उससे भी कहीं आगे जाके रिटायर होंगे। नाज़रीन, यूनुस खान साहब, पाकिस्तान का लिविंग लेजेंड, हमसे बात कर रहा था। आइए नाज़रीन, चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक मशहूर ज़माना एग्जैक्ट केस से है। इसके ऊपर अमरीकी महकमा इंसाफ ने डिटेल्स जारी की हैं और कहा है कि एग्जैक्ट के सीनियर ओहदेदार उमैर हामिद का अमेरिका में $140 मिलियन का फ्रॉड साबित हो गया है। उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। जो तफसीलात अमेरिका के महकमा इंसाफ की वेबसाइट पर जारी हुई, उनके मुताबिक एग्जैक्ट के लिए काम करते हुए अमेरिका और दुनिया भर में जाली स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के नाम पर लोगों से पैसे कमाए गए। एग्जैक्ट ने तकरीबन 350 हाई स्कूल और जाली यूनिवर्सिटियों को अपने साथ मुंसलिक करके उनकी तशहीर की। कुछ दिन ऐसे भी रहे 2014 से लेकर जब एग्जैक्ट को 5,000 तक फ़ोन कॉल्स रोज़ाना की बुनियाद पर मौसूल होती थी, यानी 5,000 के करीब लोग जो थे मुतासर होते थे रोज़ाना की बुनियाद पर उनके प्रोपेगेंडे से। एग्जैक्ट ने अपने सार्फिन से झूठ बोलकर उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलवाया, उनसे पैसे वसूल किए और जाली डिग्रियां बेचीं। मई 2015 में पाकिस्तान ने एग्जैक्ट को बंद किया और एग्जैक्ट से मुंसलिक ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की, मगर मई 2015 के बाद उमैर हामिद ने यह कारोबार दोबारा शुरू किया। उमैर हामिद हाल ही में अमेरिका बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आए थे, जिसमें सार्फिन से धोखे से कमाए गए पैसे जमा किए गए थे। अमेरिका महकमा इंसाफ मुताबिक इस जुर्म की सज़ा 20 साल जेल है, मगर जज इस सज़ा का हतमी तयन करेगा। पाकिस्तान के अंदर भी एग्जैक्ट के ऊपर केस चल रहा है, लेकिन मामला खटाई में पड़ा हुआ है, कारोबार दोबारा से जारी है। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उस केस से मुतल्लिक जो आज से तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुआ था। पाकिस्तान में मामला हल नहीं हुआ, अमेरिका के अंदर बहरहाल उन्होंने मामला हल करना शुरू कर दिया है। हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।